यहाँ पर रहते थे उसमें भी किलेबंदी की गई थी। ठीक है, उसमें भी किलेबंदी की गई थी। तो आपका चैप्टर चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आपका ये चैप्टर चल रहा है। अब मैं लिखकर ही पढ़ाऊंगी क्योंकि कल मैंने पीडीएफ का सहारा लिया था, तो आप सभी में से ज़्यादातर बच्चों ने ये बोला है कि नहीं मैम हमें पीडीएफ से नहीं पढ़ना है, आप हमें लिखकर ही समझाइए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। और इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी, वो फैक्ट्स आपको इसमें ऐड करने हैं। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और आराम से देखिएगा कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक फैक्ट आपको जोड़ना है कि पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। ठीक है, यहाँ पे बेटा पर्दा प्रथा ये हुआ करती थी और बेटा वेश्यावृत्ति। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये प्राचीन इतिहास से ही आपके समाज में व्याप्त है। तो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी, आपको ध्यान रखना है। पर्दा प्रथा आप जानते होंगे कि जो मुंह ढकने की प्रथा होती है वो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगी। वैश्यावृत्ति जिसको आप कहते हैं कि जिसको हमारे समाज में गलत काम के नाम से भी जाना जाता है कि जो लड़कियां या जो औरतें इस काम को करती हैं वो समाज उनका कहीं ना कहीं बहिष्कार करता है। लेकिन ये आज से नहीं, ये पहले से ही प्रचलित हैं आपके समाज में और इस पर बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई हैं। उसके बाद एक फैक्ट लिखना कि आग में पकी हुई मिट्टी को, आग में पकी हुई मिट्टी को, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि जिस मिट्टी को हम आग में पकाते हैं उसे हम टेराकोटा कहते हैं। इसे इंग्लिश में भी टेराकोटा ही कहा जाएगा। ठीक है, टेराकोटा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो जो मिट्टी आग में पकाई जाती है उसे प्यारे बच्चे टेराकोटा कहा जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो सैंधव सभ्यता है, ठीक है, तो आपको लिखना है सैंधव सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सैंधव सभ्यता के विनाश का कारण, के विनाश का कारण, के विनाश का कारण संभवतः बाढ़ को माना जाता है। कारण संभवतः बाढ़ को माना जाता है। संभवतः बाढ़ को माना जाता है। बाढ़ यानी कि फ्लड। ठीक है, बाढ़ को माना जाता है, मतलब जो फ्लड आती है उसको माना जाता है। आपने एक मूवी देखी होगी प्यारे बच्चों जिसको आप कहते हो मोहनजोदाड़ो, जिसको आप कहते हो मोहनजोदाड़ो, एक मूवी बनी हुई है और उसमें भी आपने देखा होगा कि उस सभ्यता का जो अंत दिखाया है, जो एंड दिखाया गया है, वो आपको ध्यान रखना है कि वो आपका, अगर हम उसको बात करें तो वो आपका क्या अंत है कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ है। कुछ लोग इसको ऐसा मानते हैं कि आर्य लोग यहाँ पर आए और आर्यों ने क्या किया, दशराज एक युद्ध हुआ और दशराज युद्ध में उन्होंने 10 राजाओं को हरा दिया और यहाँ पर आकर सिंधु सभ्यता को खत्म किया। इस तरह की भी कुछ चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ नहीं लिखा है, क्या ऋषिकेश जी कहाँ क्या नहीं लिखा है? ठीक है, कहाँ क्या नहीं लिखा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, तो बाढ़ यानी कि फ्लड आपको ध्यान रखना है। बाढ़ को इसका कारण माना जाता है।
कि बाढ़ के कारण जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो आपकी खत्म हुई है या समाप्त हुई है। तो इसके विनाश का कारण क्या मानते हैं? संभवतः सबसे प्रभावी कारण यही है। अगर आप बात कहेंगे तो आपको ध्यान रखना है, सबसे प्रभावी कारण यही माना जाता है। सबसे प्रभावी कारण, सबसे इफेक्टिव जो माना है ज्यादातर इतिहासकारों ने बाढ़ को ही इसके खत्म होने का कारण माना है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं और आगे एक फैक्ट लिखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके अंदर विदेशी व्यापार भी होता है। विदेशी व्यापार जिसको हम बोलेंगे फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार जिसको आप बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। ठीक है, फॉरेन ट्रेड। तो अब हम देखेंगे कि कहां कहां से व्यापार होता था, कौन कौन से देशों से हमारे यहां पर व्यापार होता था। तो फॉरेन ट्रेड हेडिंग दीजिएगा, इसमें पहला लिखिएगा कि तांबा। तांबा कहां कहां पे मिल रहा है? तांबा हमें खेतड़ी, ठीक है, खेतड़ी, खेतड़ी बलूचिस्तान, खेतड़ी बलूचिस्तान और बेटा ओमान, ओमान, यहां से तांबा आता था। चांदी आपकी, चांदी यानी कि सिल्वर, चांदी यानी कि सिल्वर, ये आपकी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और प्यारे बच्चे ईरान, इन दोनों जगह से आती थी चांदी, सिल्वर। ठीक है, ये आपका होता था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज कहां से हम लोग मंगवाते थे, तो आपको ध्यान रखना है यहां से मंगवाते थे। ठीक है, फॉरेन ट्रेड खेतड़ी हो गया, खेतड़ी बलूचिस्तान, ओमान, चांदी के लिए अफगानिस्तान और ईरान। उसके बाद सोना, सोने की अगर हम बात करेंगे तो सोना में देखना, सोना यानी कि गोल्ड। ठीक है, सोना यानी कि गोल्ड, इसको हम कहां कहां से लेते थे? तो आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक हो गया, ये तो भारत में ही है। कर्नाटक के अलावा आपका विदेश में अफगानिस्तान हो गया और बेटा जी ईरान हो गया, अफगानिस्तान और प्यारे बच्चों ईरान। ठीक है, अफगानिस्तान और ईरान, ये आपका हो गया। तो ईरान से सोना भी आता था और चांदी भी आती थी। उसके बाद में टिन, ठीक है, इंग्लिश में भी बोलेंगे टिन। तो ये आपका कहां से आया है? ये भी दो जगह हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान और ईरान, अफगानिस्तान और ईरान, इन दोनों जगह से आता था। ठीक, उसके बाद लास्ट लिखेंगे सीसा, ये कहां से आता था? तो ये भी प्यारे बच्चे ईरान से ही आता था, ईरान। क्लियर है? तो ये कह सकते हैं कि इस समय इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चीजें हुआ करती थी। दैम्याबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है, मैंने कल बताया है इस चीज को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सुनो, कमेंट्स पे ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है मैम, और थोड़ा धीरे पढ़ाइए, और इससे कितना धीरे पढ़ेंगे आप बेटा, और कितना? ठीक है, वॉइस सही नहीं आ रही है, किस किस को आवाज सही नहीं आ रही है? खेतड़ी राजस्थान के अंदर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टिन आपको ध्यान रखना है कि टिन आपकी अफगानिस्तान और ईरान। उसके बाद प्यारे बच्चों, अब मैं आपको जो बताने जा रही हूं वो मैं बताऊंगी कि जैसे मैं एक साथ सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करूंगी और जो इंपॉर्टेंट जगह है जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, तो इनसे आपको क्या क्या साक्ष्य मिले, क्या क्या एविडेंस आपको यहां पर मिले, ये सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग दूंगी हड़प्पा। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हड़प्पा रावी नदी के तट पर 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। हड़प्पा की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो आप लिखोगे
5 किलोमीटर की परिधि में फैला था, या 5 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ था। ठीक है, हड़प्पा स्थल की मैं बात कर रही हूं, 5 किलोमीटर परिधि में फैला। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा, 5 किलोमीटर परिधि में फैला। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं कि स्प्रेड ओवर 5 किलोमीटर रेडियस, स्प्रेड ओवर 5 किलोमीटर रेडियस। ठीक है, 5 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ था। ये आपको यहां पे बेटा बता तो दिया कि खेतड़ी राजस्थान में है। ठीक, आगे देखना। चलिए बेटा ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई पर, उसके बाद में मैम आपकी आवाज ठीक आ रही है, थैंक यू सो मच। चलिए, तो ये पहला फैक्ट हो गया कि 5 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ था। दूसरा, ग्रिड पद्धति पर बना नगर था। ग्रिड पद्धति से बना नगर, ग्रिड पद्धति से बना नगर। बहुत आराम से पढ़ा रही हूं, ध्यान से पढ़ लो। ग्रिड सिस्टम सिटी इसको कहा जाता है। ग्रिड सिस्टम सिटी, ग्रिड सिस्टम सिटी। जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो यहां पे है, फिर यहां पे, तो ऐसे बने हुए थे, ऐसे बने हुए थे इस मेथड से। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसे बने हुए थे यहां पर। ठीक है, ऐसे बने हुए थे बेटा, ग्रिड मेथड पर बना हुआ था ये। तो इस तरीके के मेथड को आप कह सकते हो कि ग्रिड मेथड आपका यहां कह सकते हैं। फिर इसी के ऊपर यहां पे ऐसे बना दिया, यहां पे ऐसे बना दिया, इधर ऐसे, इधर ऐसे, तो ऐसे बने हुए थे। इसको हम कहते हैं ईस्ट और वेस्ट के बारे में। चलो पहले मैं ईस्ट और वेस्ट को क्लियर करती हूं। ये कई दिन से सवाल जो है अटका हुआ है और मैंने आपको बोला था कि मैं इसे चेक करके बताऊंगी। देखो आपको मैंने पहले में ये अलग है बेटा, इससे अलग है हड़प्पा से, मैं इसको अलग बॉक्स में बंद कर रही हूं इसलिए इस चीज को मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपको मैंने बताया था कि 2 टीलों में विभाजित थी। 2 टीलों में विभाजित, यानी 2 माउंट्स यहां पर बनाए गए थे। टीले क्या होते थे, ऐसे गोलाई में ऐसे ऐसे बने हुए होते थे। आप एक डायग्राम देखेंगे उसमें बना हुआ है, शेप में कुछ हुआ करते थे। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि मैंने इसमें लिखवाया था कि एक था आपका ईस्ट, ठीक है, ईस्ट यानी कि हम कह सकते हैं पूरब, और एक मैंने आपको बताया था वेस्ट यानी कि पश्चिम। ये 2 टीलों में विभाजित थी। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना और ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से आप सुनना, और आपको मैं जो बताऊंगी, ठीक है, वो आपको देखने के लिए भी मिलेगा किताबों के अंदर। अब आप मेरी बात को फिर से और ध्यान से सुनो। मैंने आपको लिखवाया है कि ईस्ट में राजा और सरदार थे और वेस्ट में सामान्य लोग थे, लेकिन आपका कहना है कि नहीं मैम, वेस्ट में जो हैं वो राजा या सरदार हुआ करते थे और ईस्ट में सामान्य वर्ग हुआ करता था, सामान्य वर्ग। ठीक है, यही आप लोगों का कहना है कि ये ठीक है, और ये नवीन सर ने लिखवाया है। जी, मैंने इसको चेक किया है, नवीन सर ने यही लिखवाया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने आपको लिखवाया है वो भी किताबों के आधार पर ही लिखवाया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैम सर ने ये लिखवाया और आपने इसका अपोजिट लिखवाया है ना? माउंट्स कहते हैं, मैंने लिखवाया हुआ है ये। अब आप ध्यान से सुन लो मेरी बात को, ठीक, कुछ भी मिक्स नहीं पढ़ा रही हूं, ध्यान से सुन लो। पहले ये बच्चों के क्वेश्चन डाउट का आंसर कर रही हूं। तो मेरा इस पे डिस्कशन हुआ और बुक्स में भी मैंने ये देखा कि किसी बुक में आपका इसका उल्टा लिखा हुआ है और किसी बुक में ये लिखा हुआ है जो आप कह रहे हो, जो सर ने आपको लिखवाया है।
तो फिर मेरा सर से ही डिस्कशन हुआ है और आप लोग इसी को अब फाइनल कर सकते हो। मैम ऐसा क्यों होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी किताबों में अलग अलग इंफॉर्मेशंस हैं, डेट भी अलग अलग हैं, है ना, डेट भी। अब देखो जैसे बनावली वाला आंसर आ गया कि मैम 1973 में हुआ था, आपने गलत लिखवा दिया है। मैंने गलत नहीं लिखवाया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ASI, जिसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बनने से पहले काफी सारी खोजें हो चुकी थी। बहुत सारी चीजें, अब ध्यान से सुनो, बहुत सारी चीजें पहले ही खोजी जा चुकी थी, लेकिन ASI ने उनकी डेट्स को कुछ अलग माना है। तो आप किताबों को अगर पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग डेटें आपको दिखेंगी। गूगल अलग बताएगा, लूसेंट अलग बताएगा, परीक्षा वाणी अलग बताएगा, और आपको मैं एक और चीज बता दूं कि आपकी NCERT अलग बताएगी। तो मैंने आपको अब कौन सी डेट लिखवाई है जो कि आपके एग्जाम में मानी गई हैं, जो कि आपके एग्जाम में मानी गई हैं, उसको मैंने आपको बताया है। आप इसको करेक्ट कर लो, क्योंकि नवीन सर ने यही लिखवाया है, तो आप इसी को सही मानो। ठीक है, अब आप बेटा मुझसे इसके बारे में इससे ज्यादा मत पूछना, क्योंकि मैं आपको सब बता चुकी हूं। एग्जाम्पल भी दे दिया कि जो आपके स्थल खोजे गए हैं उनमें भी अलग अलग डेट्स हैं, और आप इस चीज को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आप लिख लीजिए। अब आप जो है आगे चल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी गलत चीज नहीं है, गलत ये भी नहीं था, कुछ किताबों में ये भी चीज दी हुई है। ठीक है, गलत वो भी नहीं था, लेकिन सर ने ये लिखवाया है तो आप इसी को सही मानो और इसी को आप चीज को रखो। और ये भी एक रीजन था कि अलग अलग क्यों है मैम, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने स्थल थे वो ईस्ट और वेस्ट में तो थे, लेकिन कहीं कहीं पे वेस्ट में राजा और सरदार की जगह सामान्य लोग भी रह रहे थे, क्योंकि वेस्ट वाला एरिया वहां पे नीचे था। ये सब बेटा अवधारणाओं पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, आपका अपना पूछना बिल्कुल सही था, लेकिन आप इसको अपने नोट्स में शामिल कर लेना, उसको हटा देना। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। देखिए यहां पर अब मैं ग्रिड मेथड बता रही, तो ग्रिड मेथड में कुछ इस तरीके से घर बनाए जाते थे, ऐसे। ठीक है, ये आपको लिख के बता रही हूं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं घर बनाने में ग्रिड मेथड या ग्रिड पद्धति। ठीक है, आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं यहां पर कि अगला पॉइंट क्या होगा। तो आप क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो इसमें शव दफनाने के साक्ष्य यहां से मिले हैं। शव दफनाने के साक्ष्य, शव दफनाने के साक्ष्य, शव दफनाने के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ ब्यूरियल, एविडेंस ऑफ ब्यूरियल, यानी शवों को दफनाया जाता था। कहां पर, हड़प्पा स्थल में। हड़प्पा स्थल में शव दफनाने के साक्ष्य आपको मिले हैं, एविडेंस ऑफ ब्यूरियल। और ये जो शव दफनाए जाते हैं प्यारे बच्चों, शव हमेशा दफनाए जाते हैं दफनाने की, जलाने की नहीं, यहाँ पे दफनाने का मतलब जब इंसान की डेथ हो जाती है और उसको गड्ढे में दफना दिया जाता है, तो वो हड़प्पा स्थल में किया जाता था। और यहाँ पे ऐसे स्थल को क्या बोला जाता है, ऐसे स्थल को हड़प्पा में कब्रिस्तान, या हम कह सकते हैं यहाँ पे कब्रिस्तान को क्या कहा गया, कब्रिस्तान को R37 कहा गया। कब्रिस्तान को R37 कहा गया है। इस बात को ध्यान रखना, क्या कहा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि कब्रिस्तान को R37 कहा गया है। कल मैंने क्या बताया था, यूपी में पूरा लिख के भेजा करो, आधी अधूरी बातें नहीं। एविडेंस का मतलब होता है किसी चीज का साक्ष्य मिलना, कि वो चीज यहाँ पे मिली हुई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। R37 कब्रिस्तान को कहाँ कहा गया, हड़प्पा सभ्यता के अंदर कब्रिस्तान को हड़प्पा स्थल में R37 कहा गया। उसके अलावा हड़प्पा से हमें मिले हैं कपास की खेती के साक्ष्य, कपास की
खेती के साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य मतलब प्रूफ हमें मिले हैं, एविडेंस हमें मिले हैं। तो एविडेंस किस चीज का मिला है? कॉटन कल्टीवेशन एविडेंस, लिखिएगा कॉटन कल्टीवेशन एविडेंस। कॉटन कल्टीवेशन एविडेंस कहां से मिला है? हड़प्पा से। कॉटन कल्टीवेशन क्या होता है? कपास क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं कि ये इस तरीके से आप मान लो कि यहाँ पे खेती है कपास की। अब इसमें इस तरीके के ऐसे फूल बने हुए होते हैं, ऐसे इस तरीके के, अगर आपने कभी देखा होगा इस तरह, और ये बंद होते हैं और बेटा इसके अंदर वाइट कलर की कॉटन होती है, ऐसे कॉटन इसमें भरी हुई होती है रुई में, ऐसे यहां पे इन फूलों के अंदर। तो ये सब क्या है? ये सब है आपके कपास, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉटन। कॉटन देखा है ना, रुई जिसको आप बोलते हैं कॉटन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चल सकते हैं, आगे देखिएगा यहां पर, आगे नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अब हम बात करते हैं कि पांचवी चीज यहाँ पे क्या मिली है। तो सुरक्षा दुर्ग यहां पर आपको दिखेंगे। सुरक्षा दुर्ग मैंने कल भी बताया था, दुर्ग मतलब सुरक्षा की दीवारें, जिनको हम किले भी कहते थे, यानी सिक्योरिटी फोर्ट हमें यहां मिले हैं। सिक्योरिटी फोर्ट जिनको हम कहते हैं, सुरक्षा दुर्ग हमें यहां मिले हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सुरक्षा दुर्ग कहां मिले हैं? यहां। छठा लिखना, मुद्रा बनाने में सेल खड़ी का प्रयोग। मुद्रा बनाने में सेल खड़ी का प्रयोग। सेल खड़ी का प्रयोग। सेल खड़ी एक तरह की आपकी कह सकते हैं कि मिट्टी हुआ करती थी, जिसमें हम यूज करते थे मुद्रा बनाने के लिए। सेल खड़ी का इंग्लिश लिखना, जरा इंग्लिश लिखना, स्कैलोप इन मेकिंग करेंसी। इन मेकिंग करेंसी, ठीक है। सेल खड़ी का यूज किसके लिए हो रहा था? मुद्रा बनाने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। सिक्योरिटी फोर्ट कहां मिले हैं? हड़प्पा के अंदर मिले हैं। मुद्रा बनाने के लिए हड़प्पा में किसका प्रयोग किया जाता था? सेल खड़ी, यानी कि स्कैलोप, यानी कि सेल खड़ी। तो सेल खड़ी की मुद्राएं कहां मिली हैं? आप कहेंगे हड़प्पा के अंदर मिली हैं, ठीक है। इनकी डेट्स नहीं है। हाँ, ए बी व्हीलर लिख सकते हो आप, सुरक्षा दुर्ग के सामने लिख सकते हो कि ए बी व्हीलर, ठीक है। क्या लिख सकते हो? ए बी व्हीलर ने बताया है, ए बी व्हीलर, ठीक है। हेबी व्हीलर, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने लिखा हुआ है, नाम शायद ऊपर चला गया, ए बी व्हीलर, ठीक है। ए बी व्हीलर इंग्लिश में ऐसे लिखे, हिंदी में ऐसे लिखेंगे, ए बी व्हीलर इनके अनुसार। आगे देखते हैं, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट स्थल है आपका जो है मोहनजोदड़ो। बेटा जो चीजें आपको नहीं पता चल रही हो, मुद्रा आप समझ सकते हो करेंसी को कहते हैं। तो करेंसी किसकी बनती थी? सेल खड़ी की। सेल खड़ी से बनती थी। सेल खड़ी एक पदार्थ होता था जिससे ये बनती थी। मैम थोड़ा ऊपर लिखा करो, ठीक है। तो बेटा मैं ऊपर कर तो देती हूँ ना इसको, ताकि आपको दिखे। मैं उतना ऊपर में नहीं लिख पाती हूँ, इसलिए इसको बाद में ऊपर कर देती हूँ। बेटा रंजीत कुमार जी, आप इस चीज पे, या कोई भी बच्चा, मैंने पहले ही बताया स्थलों के बारे में आप ना कहें। स्थलों की हर जगह अलग अलग चीजें दी हुई हैं। जो मैंने आपको डेट लिखवाई है आप उनको पढ़िए, वो ऑथेंटिक डेट्स हैं, ठीक है। लिपस्टिक के साक्ष्य कहां से मिले? सुरेश गुज्जर जी बताऊंगी, शांति रखिए। मेकअप किट कहां से मिली सब बताऊंगी। मोहनजोदड़ो, अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले लिखो इसका अर्थ। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। क्या कहा जाता है इसको? मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इसका मीनिंग क्या है? मृतकों का टीला मीनिंग है इसका। चलिए ध्यान से सुनिए। तो मृतकों का टीला मीनिंग माउंट्स ऑफ, मीनिंग माउंट्स ऑफ सिटी, ठीक है, सिटी।
मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मैम मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसे मीनिंग माउंट्स ऑफ द डेड, सॉरी सिटी लिख दिया मैंने, मीनिंग माउंट्स ऑफ द डेड, मीनिंग माउंट्स ऑफ द डेड ऐसे लिखेंगे, ठीक है, मीनिंग माउंट्स ऑफ द डेड। ठीक, आगे ये आपका मोहनजोदाड़ो, ये इसका पहला पॉइंट। अब यहां से हमें क्या मिला है और इसे क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी का बगीचा, सिंधु घाटी का बगीचा इसे ही कहा जाता है, यानी कि गार्डन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस वैली गार्डन, शॉर्ट में लिख सकते हो इंडस वैली गार्डन, इंडस वैली गार्डन, ये आपका दूसरा पॉइंट। सिंधु घाटी का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मैम मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है, इसी को मृतकों का टीला कहा जाता है। देखना यहां पर। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या बेटा यहीं पर मिली है। सर्वाधिक जनसंख्या यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन, सर्वाधिक जनसंख्या मैक्सिमम पॉपुलेशन इसी की थी। ठीक है, एक और फैक्ट लिखो, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल, बिगेस्ट साइट ऑफ, बिगेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली, बिगेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल यही बोला जाता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है। और अगर हम बात करें तो यहां से हमें और क्या मिला है? विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार मैम हमें यहीं से मिले हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि यहां पे हम कह सकते हैं हंगरी ग्रेनरी। ठीक है, क्या कह सकते हैं? सॉरी, ह्यूज ग्रेनरी, हंगरी तो भूखा होता है, ह्यूज ग्रेनरी, ग्रेनरी। और ये क्या थी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, बिगेस्ट बिल्डिंग है ये, बिगेस्ट बिल्डिंग, बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो, बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो, ऑफ मोहनजोदाड़ो, बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहन, एन रह गया यहां, ऐड कर देना, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ा स्थल या हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी इमारत, ठीक, यही कही जाती है अन्नागार। अन्नागार क्या होते हैं? अन्नागार बेटा देखो इस तरीके से बने हुए होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं, मैं छोटा सा डायग्राम बना रही हूं, बहुत बड़े बड़े होते थे, इस तरीके के हुआ करते थे, इस तरीके के ऐसे बने हुए होते थे। और इसके अंदर आप क्या रखते थे? अनाज, इसके अंदर आप गेहूं रख देते थे। ये बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं। इसमें क्या होता था कि जैसे कभी अकाल वगैरह पड़ेगा तो उस टाइम पे ये अनाज काम आएगा, तो ये क्या है? अन्नागार हुआ करते थे। रविवार को क्लास लगेगी? नहीं लगेगी। ठीक है, उसके बाद नहीं बेटा, सबसे बड़ी इमारत यही थी, स्नानागार सबसे बड़ी इमारत नहीं थी। यहां से आपको ध्यान रखना है, ह्यूज ग्रेनरी आपको मिला है। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं विशाल स्नानागार, जो आप कह रहे हैं विशाल स्नानागार भी यहां से मिले हैं, लेकिन स्नानागार से भी बड़ी इमारत जो थी, जो बिगेस्ट बिल्डिंग थी, वो अन्नागार थे। यानी हम कह सकते हैं कि हमें यहां से क्या मिला है? हमें यहां से मिला है ग्रेट बाथ। क्या बोल सकते हैं इसको? ग्रेट बाथ हमें यहां से मिले हैं, ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार। उसके बाद हमें यहां से क्या मिला है?
ये आपको बता दूं, इसको कहा जाता है हड़प्पा की जुड़वा राजधानी। मैंने बताया था, किसने कहा है? पिगट ने। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, ट्विन कैपिटल ऑफ हड़प्पा। ठीक है, ट्विन कैपिटल ऑफ हड़प्पा, ट्विन कैपिटल ऑफ हड़प्पा, ऑफ हड़प्पा। ठीक है, इसी को कहा जाता है ट्विन कैपिटल ऑफ हड़प्पा। बिल्कुल भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, ये जो तुम्हारे नाम दिलवाने के तरीके हैं वो मैं अच्छे से समझती हूँ। यहीं से हमें क्या मिला है? यहीं से प्यारे बच्चे हमें स्वास्तिक चिन्ह मिला है, जिसकी पूजा की जाती थी। स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्वास्तिक सिंबल। स्वास्तिक सिंबल, एक मिनट, सॉरी, स्वास्तिक सिंबल, स्वास्तिक सिंबल, ये आपका यहीं से मिला है। और ये किस तरीके का दिखता है? तो बेटा कुछ इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का। मैंने पहले भी आपको बताया है। तो ये हमें कहाँ मिला? मोहनजोदाड़ो से मिला है। ये सब कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला है। स्नानागार क्या होते हैं? ग्रेट बाथ हुआ करते थे, मतलब इस तरीके के कहाँ पे चिन्ह, हाँ देखो, जैसे मान लो ये है, इस तरीके के बाथ हुआ करते थे और इनके अंदर पानी भरा जाता था। बहुत बड़े बड़े होते थे ये, बहुत बड़े बड़े। अभी बोर्ड पे तो ये छोटे दिख रहे हैं आपको, इमेजेस ओपन करोगे गूगल पे तो ये आपको दिख जाएगा। और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने कहा है? पिगट ने। मैंने कल भी आपको ये चीज बताई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आगे अगर हम बात करें तो हमें और यहां से क्या मिला है? और मैम हमें यहां से मिला है बुने कपड़ों के साक्ष्य, बुने कपड़ों के साक्ष्य, बुने कपड़ों के साक्ष्य, बुने कपड़ों के साक्ष्य। ठीक है, बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य, बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ वूवन फैब्रिक, एविडेंस ऑफ वूवन फैब्रिक, एविडेंस ऑफ वूवन फैब्रिक, वूवन फैब्रिक्स, वूवन फैब्रिक। ठीक है, बुने हुए कपड़े देखे होंगे आपने, जैसे आपने देखी होंगी दो सलाइयां होती हैं। ध्यान से सुनो, सलाइयां कैसी होती हैं? मैं आपको पिक्चर बना के दिखाती हूँ सलाइयों की। ठीक है, मैं पिक्चर्स खुद से भी बना लेती हूँ। जैसे आपने देखी होंगी, ऐसे होता है, फिर एक पतली सी स्टिक होती है, फिर ऐसे होता है, एक पतली सी स्टिक होती है। अब इन स्टिक्स को क्या किया जाता है? इन स्टिक्स को डालकर आपस में यहाँ पे एक स्वेटर बुना जाता है। ऐसे इसके अंदर डाल दिया जाता है और इनको आपस में बनाकर फिर एक स्वेटर आपका बुना जाता है। यानी कि वूवन फैब्रिक्स हमें मिले हैं, जिससे हमने ये अंदाजा लगाया कि यहां पे लोग बुने हुए ऊनी कपड़े भी पहनते होंगे। ठीक है, बुने हुए कपड़े भी पहनते होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब मोहनजोदाड़ो का चल रहा है। तो बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य हमें यहीं से मिले हैं। आगे चल सकते हैं, यहां तक चीजें समझ में आई हैं? ठीक है मैम, चलो ध्यान से सुनो बेटा, जब छुट्टी रहेगी तो आपको बता दिया जाएगा। और हमें यहां से क्या मिला है? आगे लिखो। यहां से हमें वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य, ठीक है, वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य, वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य, वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, और हमें यहां से क्या मिला है? उसके साथ में हमें एक श्रृंगी बैल की, एक श्रृंगी बैल, जिसे मैंने आपको इमेज दिखाई थी, एक श्रृंगी बैल की, बैल, एक श्रृंगी बैल की आकृति वाली मोहर, एक श्रृंगी बैल की आकृति वाली मोहर हमें यहीं से मिली है। मोहर, ये मैंने आपको बेटा कल भी बताया था। और एक श्रृंगी बैल की मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी।
ठीक है, ये सब कहां से मिल रहा है बेटा? अभी कुछ समझाने वाला आ नहीं रहा है कि जो मैं आपको जबरदस्ती समझाना शुरू कर दूं। ये सारे फैक्ट्स हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें कहां से मिली हैं, ये सब मैं आपको एक जगह लिख के बता रही हूं। तो एक श्रृंगी बैल वाली आकृति वाली मोहर भी हमें यहीं से मिली है। यहीं से हमें दाढ़ी वाले महादेव मिले हैं, दाढ़ी वाले महादेव। ठीक है, दाढ़ी वाले महादेव यानी कि शिव भगवान जिनको हमने माना है। और हमें मिले हैं पशुपति देवता, पशुपति देवता। ठीक है, पशुपति देवता भी हमें यहीं से मिले हैं। ठीक है, दाढ़ी वाले आपको देवता मिले हैं, दाढ़ी वाले महादेव और पशुपति देवता, दाढ़ी वाले महादेव और पशुपति देवता। उसके बाद हमें मिली है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी, नर्तकी यानी कि डांस, डांस स्टैचू हमें मिला है, डांस स्टैचू। ठीक है, डांस स्टैचू जो किससे बना हुआ है? ब्रोंज, जो ब्रोंज से बना हुआ है। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ये जो मूर्ति है, ये जो स्टैचू है, ये आपको बताना है कि ये किस विधि से बनाई गई है, ये किस मेथड से बनाई गई है। आपको मुझे बस इस प्रश्न का उत्तर देना है कि मोहनजोदाड़ो के अंदर जो आपकी स्टैचू बनी हुई है डांस करती हुई, जो मैंने आपको कल बताई थी, वो आपकी किस मेथड से बनी हुई है, ये आपसे मैं पूछना चाहती हूं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट आएगा आपका चनहूदड़ो। नेक्स्ट क्या आएगा? चनहूदड़ो। चनहूदड़ो जो कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, चनहूदड़ो में देखेंगे। बताइए जल्दी से किस मेथड से बनी हुई थी? लुप्त मोम विधि से निर्माण। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है प्रश्न। लुप्त मोम विधि से निर्माण, लुप्त मोम विधि से निर्माण, लुप्त मोम विधि से निर्माण। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आरआरबी ने पूछा है। ठीक है, लुप्त मोम विधि से निर्माण। आगे चनहूदड़ो, ये कहां पर है? सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। यहां से क्या मिला है? यहां से हमें मिली हैं वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंटें यहीं से मिली हैं। ठीक है, जो वक्र के आकार की बनाई गई हैं, वक्राकार ईंटें हमें यहीं से मिली हैं, वक्राकार ईंटें। उसके बाद, और ये पहला पॉइंट हो गया, पॉइंट्स में लिखती हूं। उसके बाद दूसरा हमें क्या मिला है? दूसरा हमें चनहूदड़ो से ही मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का, बिल्ली यानी कि कैट, बिल्ली का पीछा करते हुए, पीछा करते हुए। ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के यानी कि डॉग, कुत्ते के पैरों के निशान, बिल्ली का पीछा करते हुए, ठीक है, कुत्ते के पैरों के निशान या पैरों के पद चिन्ह या पैरों के चिन्ह। ठीक है, पैरों के चिन्ह यानी कि सिंबल्स मिले हैं हमें। सिंबल किसके मिले हैं? तो डॉग, जो डॉग है वो आपने देखा होगा कि जैसे बिल्ली और कुत्ता भागते हुए देखा होगा, ये तो आम बात है। तो हमें क्या मिला है? डॉग के जो आपके पैर हैं उसके हमें सिंबल्स मिले हैं, छपे हुए मिले हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं? बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मैम क्या वो मिटे नहीं? तो बेटा वो किसी चीज पर बने हुए हैं, जिस चीज पर वो बने हुए हैं वो यहां पर आपको बता दूं मैं कि वो यहां पर मिटा नहीं, खुदाई के दौरान भी नहीं मिटा। और इस तरह का साक्ष्य हमें चनहूदड़ों से मिलता है। फिर तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा हमें यहां से मिलता है मेकअप किट, जो आप पूछ रहे थे अभी। मेकअप किट हमें यहीं से मिली है, जिसमें हम कह सकते हैं कि काजल और लिपस्टिक,
काजल आप समझते हैं, काजल जो आंखों में लगाया जाता है और लिपस्टिक जो महिलाएं होठों पर यूज करती हैं। तो काजल और लिपस्टिक यानी कि मेकअप किट हमें यहीं से मिली है। उसके बाद चौथा, एकमात्र नगर है जिसमें सुरक्षा की दीवारें नहीं थी। एकमात्र नगर जिसमें सुरक्षा की दीवारें नहीं थी। यानी कि बेटा आपका एक ऐसा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक ऐसा साइट है जिसमें किलेबंदी नहीं की गई थी, जिसमें सुरक्षा की दीवारें, प्रोटेक्शन वॉल नहीं थी। आपको ध्यान रखना है। तो आप लिख सकते हैं कि मैं इंग्लिश में इसको लिख देती हूं, इट इज the only one site that did not, one city did not, इट इज द ओनली, एक मिनट रुकना, एकमात्र नगर जिसमें सुरक्षा की दीवारें नहीं थी। इट इज द ओनली सिटी डिड नॉट हैव अ वॉल ऑफ प्रोटेक्शन, डिड नॉट हैव अ वॉल ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, इट इज द ओनली वन सिटी did not have a wall of protection, ये दीवारें यहां पर नहीं थी। ठीक, उसके बाद कौन सा पॉइंट लिखा था? चौथा। अब लिखेंगे पांचवा लिखिएगा, शिल्प उत्पादन के साक्ष्य। ठीक है, साक्ष्य का मतलब होता है किसी चीज का प्रूफ मिलना, किसी चीज का एविडेंस मिलना। तो एविडेंस ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, जो क्राफ्ट का काम किया जाता है उसके एविडेंस हमें कहाँ मिले हैं? चनहूदड़ों से मिले हैं। ठीक है, तो आपको अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक एक चीज जो मिली है, चनहूदड़ों से वक्राकार ईंटें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के चिन्ह मिले हैं, मेकअप किट मिली है, एकमात्र नगर जिसमें सुरक्षा की दीवारें नहीं थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर शिल्प उत्पादन के साक्ष्य, मैम इंग्लिश मत लिखिए, मैम हिंदी लिखिए। ठीक है, ये सब चीजें आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो भाई मैं जो लिख रही हूं आप उसको लिख लो। ठीक है, कुछ वर्ड्स मैं इंग्लिश वालों के लिए लिख रही हूं और कुछ वर्ड जो हैं हिंदी वालों के लिए भी, हिंदी के लिए तो सबसे ज्यादा हिंदी ही लिख रही हूं। ठीक है, तो क्राफ्ट बोलते हैं, शिल्प उत्पादन को क्या बोलते हैं? क्राफ्ट प्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये आपको यहां पे दिख रहा होगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका स्थल आता है लोथल। लोथल कहां पर है? गुजरात में। और किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। इसे क्या कहा जाता है? सबसे पहले तो लघु मोहन जोदड़ो, ये क्वेश्चन आता है। स्मॉल मोहन जोदाड़ो इसी को कहा जाता है, स्मॉल मोहन जोदाड़ो। ठीक है, इसी को कहा जाता है। तो लघु मोहनजोदड़ो, स्मॉल मोहनजोदड़ो, या स्मॉल की जगह आप लिख सकते हो एक वर्ड मिनी मोहनजोदड़ो, कोई भी वर्ड आप लगा सकते हो। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लोथल में आप लिखेंगे सफाई के प्रति सजग, मतलब यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अवेयर थे किसको लेकर? क्लीनिंग को लेकर। तो आप लिखेंगे क्लीन, ठीक है, सफाई को लेकर बहुत कॉन्शियस थे, चीजों को क्लीन रखते थे, मतलब सबसे साफ शहर इसको माना गया। क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं, कलर चेंज करो। ठीक है, तो यहाँ के लोग किसके लिए?
क्लीनिंग के लिए कॉन्शियस हुआ करते थे, सफाई के लिए सजग हुआ करते थे, जो आपकी सरकार आपको बोलती है कि अपने घर के आसपास के क्षेत्रों को साफ रखो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भाई ये बहुत बड़ी दिक्कत है आप लोगों के साथ कि हिंदी में लिखो कि इंग्लिश में लिखो। मैं दोनों में लिख रही हूं ना, तो आप जो जिस मीडियम के हो उस मीडियम से नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद आगे सारी बातें मुझसे ही कर लेना तुम। सोनू इनको हेल्पलाइन नंबर दे दो, जिनका मैसेज नहीं हो पा रहा है कॉलिंग टीम से बात कर लेंगे। उसके बाद इसी को बोला गया है व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर यानी कि ट्रेडिंग टाउन। ठीक है, व्यापारिक नगर। तो आपको पता ही है इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि लोथल एक बंदरगाह था और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ट्रेडिंग टाउन, क्योंकि यहां से व्यापार होता था। क्या होता था, यहां से व्यापार होता था बेटा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद व्यापारिक नगर इसी को कहा गया, इसी को क्या कहते हैं, बंदरगाह। ब्रैकेट में लिखेंगे गोदीवाड़ा। ठीक है, गोदीवाड़ा, और इंग्लिश में लिखेंगे पोर्ट। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का बंदरगाह था। यहीं से क्या मिला है, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य। एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन्स। एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन्स। हॉर्स बोन्स। और साथ साथ ये हमें और कहां से मिली हैं, मैंने कल लिखवाया था। इसके साथ साथ ये हमें बोन्स सुरकोतदा से भी मिली हैं। सुरकोतदा, ठीक है, यहां से भी हमें घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं और लोथल से भी घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद यहां के लोग क्या खेलते थे, शतरंज के खेल के साक्ष्य। शतरंज के खेल के साक्ष्य। शतरंज तो आपने देखा ही होगा, शतरंज के खेल के साक्ष्य। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके का एक चार्ट होता है, इसमें इस तरीके से यहाँ पर बॉक्सेस बने हुए होते हैं, ऐसे बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, इनमें से आपके जो कुछ बॉक्सेस होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। ऐसे एक बॉक्स आपका वाइट कलर का होगा और फिर एक ब्लैक, फिर एक वाइट होगा इस तरीके से, और फिर एक ब्लैक, फिर वाइट होगा और फिर ब्लैक। इस तरीके का चेस तो देखा होगा। फिर इसमें हम क्या करते हैं, राजा, रानी, हाथी, घोड़ा, ये सब होते हैं और हम चेस खेलते हैं। तो यहाँ पे हमें शतरंज के खेल के साक्ष्य मिले हैं। एविडेंस ऑफ गेम ऑफ चेस लिख दीजिएगा, एविडेंस ऑफ गेम ऑफ चेस। गेम ऑफ चेस ये हमें यहां मिले हैं। उसके बाद हमें और क्या मिला है, यहां से शतरंज के खेल के साक्ष्य मिले हैं। 3 युगल समाधि। 3 युगल समाधि मैंने बताया था, पति, पत्नी और बच्चा भी हम इनको मान सकते हैं कि 3 युगल समाधि, एक परिवार एक साथ मरा होगा। 3 कपल, ठीक है, 3 कपल्स टोम्ब। 3 कपल टोम्ब, ठीक। उसके बाद हमें और क्या मिला है, हाथी दांत से बनी, हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया कहां पर पड़ता है ये, इराक। इराक। हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर। मोहर किससे बनी है, एलिफेंट टीथ से, जो हाथी के दांत होते हैं उससे बनी हुई है ये मोहर। ठीक है, तो हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया यानी इराक की मोहर हमें कहां से मिल रही है, लोथल से मिल रही है। चावल का छिलका। चावल का छिलका। चावल का छिलका, या ये कह सकते हैं कि धान की भूसी का, जैसे राइस हस्क कहेंगे, राइस हस्क, चावल का छिलका, ये हमें यहीं से मिला है।
और हमें यहाँ से क्या मिला है मैम, हड़प्पा सभ्यता का इसको क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर, हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर किसे कहते हैं, जहां से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। तो आप लिख सकते हैं मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पा वैली, हड़प्पा वैली, हड़प्पा वैली या इंडस वैली, ऑफ इंडस वैली, ठीक है, ऑफ इंडस वैली, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर। उसके बाद अनाज पीसने की चक्की, अनाज पीसने की चक्की। और क्या मिला है इसके अलावा हमें, अनाज पीसने की चक्की। अभी बताऊंगी चक्की कैसी होती थी, अभी डायग्राम बना के दिखाऊंगी, पहले लिखो ग्रेन मिल जिसको हम कहते हैं, ग्रेन मिल, ठीक है। और लास्ट है यहाँ पे मिट्टी की नाव, मिट्टी की नाव। लेकिन ये नाव कैसी थी, खिलौने के रूप में, मतलब एक टॉय के रूप में हमें मिली है, खिलौने के रूप में, एक टॉय के रूप में हमें मिली है, ठीक। अब देखो अनाज पीसने की चक्की कैसी होती हैं, आपको मैं बता दूं कि इस तरीके से एक पार्ट होता है, इसके अंदर एक होल होता है, दूसरा पार्ट होता है, इसके अंदर भी होल होता है। अब बेटा क्या किया जाता है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसके ऊपर रखा जाता है और इसमें एक डंडा रख लिया जाता है ऐसे। अब इसको इसके ऊपर रख के और फिर चक्की को पीसा जाता है। जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उन्होंने इसको अभी भी देखा होगा, यानी कि यहाँ पे चक्की के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ये जो चक्की के साक्ष्य हैं ये क्या करते हैं, एक के ऊपर एक रख के और इस तरीके से रहता है और ऐसे ऐसे इसको घुमाया जाता है, इसको कहते हैं चक्की, ठीक है, इसको कहते हैं चक्की। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें क्या मिला है, नाव। नाव तो समझते होंगे जो पानी में चलती है, वोट जिसको हम कहते हैं, वोट, वोट डालने वाला वोट नहीं, वोट, वोट जो पानी के अंदर चलती है, ठीक है, जो कुछ इस तरीके की बनी हुई होती है ऐसे, ठीक है, इस शेप में होती है, रुक जाओ एक मिनट, इस शेप में बनी हुई होती है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे बैठने के लिए जगह होती है, ऐसे बनी हुई होती है और यहाँ पे एक व्यक्ति इसको चला रहा होता है, यहाँ पे खड़ा होता है व्यक्ति, ठीक है, वो उसको चलाता है। तो ये क्या मिले हैं, लेकिन हमें एज अ टॉय मिली है, खिलौने के रूप में। तो इसी से हमने अंदाजा लगाया कि यहाँ पर नाव भी चलती होंगी। तो ये सब आपका यहाँ से मिला है। अब कुछ बच्चे कह रहे कि ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, तो बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये सारी चीजें मिली हैं और इतिहास में टीचर वही पढ़ाएगा जो इतिहास है, कोई नई चीज थोड़ी आ जाएगी। जो चीजें जहां से मिली हैं वहीं पे आप लिखेंगे ना। तो मिट्टी की नाव मिली है किस रूप में, एज अ टॉय आपको मिली है, वोट के रूप में, वोट मिली तो है लेकिन किसके रूप में, एज अ टॉय, ठीक है, एक आपके उसके रूप में मिली है। बाकी की चीजें आपके 3 स्थल, 3 या 4 स्थल और हैं जो मैं लिखवाऊंगी और फिर मैं वैदिक सभ्यता पे मूव ऑन करूंगी और वैदिक सभ्यता आपको बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।